Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLA.in. So guys, in this video हम आज देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी, पोएम और ऐसे। कल आप लोगों का एग्जाम है तो आप लोगों के लिए ये लेक्चर काफ़ी यूजफुल रहेगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये सारी जो थ्योरी है यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं एंड उसके बाद अपनी खुद की एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, इसको सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हमारी पहले टॉपिक पे विच इज स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोरी। तो यहाँ पर जैसे हेडिंग से हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम किस बारे में बात कर रहे हैं, स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हम पढ़ते हैं या देखते हैं एज अ फिल्म हम देखते हैं। उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि स्टोरी को कैसे फ्रेम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर से क्या रिलेशन है कि हाउ इट इज़ ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब उसका क्रिएशन की यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे स्टोरी बनती है, शुरू में क्या होता है, कैरेक्टर्स का क्या होता है। ठीक है, फिर पूरी जो एक थीम होता है उसके अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है, सारी सेटिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोरी इज हाउ इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द मेजर एलिमेंट ऑफ द स्टोरी विच इंक्लूड्स प्लॉट। प्लॉट का मतलब होता है हमारी स्टोरी का बिगनिंग, कि उसकी मतलब बिगनिंग क्या है, किस तरह से पूरी स्टोरी चलेगी, चाहे वो मिडिल पार्ट की बात करें हम, चाहे स्टार्टिंग की बात करें, चाहे उसके एंड पार्ट की बात करें। ठीक है, या फिर हम कुछ उसके फ्लैशबैक्स की बात करें, तो ये क्या है, उसकी प्लॉटिंग है। नेक्स्ट उस पर कौन काम करते हैं, इसको कौन दर्शाता है, कैरेक्टर्स दर्शाते हैं। देन कम्स उसकी सेटिंग के कैसे क्या चीज़ें होंगी, कैसे एक्शंस होंगे, किस तरह से हर डायलॉग को वहाँ पर बोला जाएगा, जो वहाँ पर कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह से काम करेंगे। तो ये क्या है, उसका पूरा थीम यहाँ पर उसके बाद बनता है एंड उस पर ही स्टोरी को पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर किया जाता है। तो स्टोरीज क्या है, ये नैरेटिव स्ट्रक्चर इज कॉमन। नैरेटिव का मतलब कि यहाँ पर उसको पूरा नरेशन दिया जाता है। इसका मतलब कि उसको यहाँ पर डिटेल वर्जन में आपको बताया जा रहा है, पूरा नरेट किया जा रहा है कि क्या क्या होगा स्टोरी में। ठीक है, इन दिस वी सी द प्लॉट इज इंट्रोड्यूस्ड, अ क्राइसिस और कंपाइलेशन एंड अ रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लॉटिंग होती है। प्लॉटिंग से क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है स्टोरी का, फिर उसकी पूरी क्राइसिस के बारे में चीज़ों को कंपाइल किया जाता है, क्या एग्जैक्टली थीम है स्टोरी का उसके बारे में बात की जाती है। अलग अलग सोर्सेज से कंपाइल किया जाता है उसकी जो मेन चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली स्टोरी में आप बताना चाहते हैं। ठीक है, हर चीज़ के बारे में वहाँ पर एक क्या होता है, कंपाइलेशन होता है। और फिर क्या होता है, रेजोल्यूशन की बात। रेजोल्यूशन क्या होता है, एक स्टोरी का एंड होता है जहाँ पर वो क्लाइमेक्स के बाद आता है। मतलब कि जब हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं उसके बाद एक सेक्शन आखिरी में आता है जब हम उसकी मॉरल वैल्यू के बारे में बात करते हैं कि उस स्टोरी से हमको क्या मॉरल मिला। तो यहाँ पर जो भी कैरेक्टर है उसके ऊपर सारे जब चीज़ें हो गई, सारे एक्शंस उसने कर लिए, जितनी भी सफरिंग्स थी उसने देख ली, जो भी कॉन्फ्लिक्ट से यहाँ पर अब रिजॉल्व हो चुके हैं, अब एट द एंड आपको क्या वहाँ से मॉरल मिल रहा है। तो दिस इज नोन एज रेजोल्यूशन इन अ स्टोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज देयर इन अ स्टोरी। स्टोरी में होता क्या है। When an author writes a story, he or she takes the same steps. There is first a framework and then the author adds more and creates a finished work from this framework. तो स्टोरी में क्या होता है कि जो ऑथर होता है वो क्या करता है कि सारे उनके स्टेप में वर्किंग होती है और जो भी चीज़ें होती हैं, जैसा भी उसका फ्रेमवर्क सेट होता है, जब वो पहला पोर्शन वहाँ पर बनाता है, स्टेप 1 का वहाँ पर जब वो क्रिएशन देता है, उसके बाद उसमें चीज़ों को वो ऐड करता जाता है और जाकर फिर एक रेजोल्यूशन पर पहुँचता है, फिर एक उसका पूरा फिनिश्ड पीस वर्क, मास्टर पीस यहाँ पर बनकर आ जाता है। तो ये होती है स्टोरी, इस तरह से इसको फ्रेम किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स अ स्टोरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर स्टोरी को इंटरेस्टिंग कौन बनाता है, जब हम स्टोरी देख रहे होते हैं या फिर पढ़ रहे होते हैं तो उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टोरी में जान डालते हैं, बिकॉज उनका ही यहाँ पर एक्शन होता है जो कि हम फील कर पा रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कुछ नाम दिए जाते हैं कैरेक्टर्स को, जिनका नाम पढ़ के हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि येस दिस इज द पर्सन XYZ। तो इस तरह से वो एक्शन कर रहा है और इसके थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है और उसकी पूरी जो सेटिंग्स है। और क्या यहाँ पर इंटरेस्टिंग बनाता है कि एक यूनिक तरीका लिखने का स्टोरी। ठीक है, कि जहाँ पर मिस्ट्री हो, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बात हो, जैसे कि हमको अपने ही लेवल पर समझ में आती हैं चीज़ें, कि अगर हमको हॉरर पसंद है, ठीक है, हमको मिस्टीरियस चीज़ें पसंद हैं, कि हमको किस तरह की स्टोरीज पसंद है। तो पसंद की बात यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि आपकी जो राइटिंग है, जो ऑथर है, आपको उनका राइटिंग वर्क पसंद आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने अपना यहाँ पर इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं कि आपको स्टोरी में क्या पसंद आ रहा है। इट कुड इवन बी मोर ऑथर्स राइटिंग स्टाइल और डिटेल्स। हो सकता है कि जो ऑथर की जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही बेहतरीन हो,
जो कि पढ़ने पे आपको समझ में आ रही है ईजिली, और वहाँ पर वो आपको काफ़ी एक सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये क्या होता है, एक स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया जाता है कि आप उसको पूरा पढ़ें, या अगर फिल्म है या फिर वो ड्रामा है तो आप उसको पूरा देखें। और जो सारी चीज़ें हैं वो एक ही चीज़ पे यहाँ पर फोकस करती हैं। आके जो सेंटर पॉइंट है किसी भी चीज़ का वो क्या है, स्टोरी का क्या है कि उसका स्ट्रक्चर है राइटिंग का, किस तरह से उसको लिखा जा रहा है, कौन सा पार्ट पहले आ रहा है, कौन सा बाद में, कि कौन सा पार्ट यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट करेगा, या फिर कौन सी चीज़ यहाँ पर पहले आनी चाहिए और बाद में जो चीज़ इंटरेस्ट करे। तो इस तरह से हो गई यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देना। नेक्स्ट कम व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोरी, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जिस पर जो पूरी स्टोरी है वो रिलाय करती है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में किस चीज़ की बात आती है, बेसिकली हम यहाँ पर बात करते हैं फ्रेमवर्क की। फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि किस तरह से आप अपनी स्टोरी को मतलब पूरा एक टारगेट कर रहे हैं। टारगेट इन द सेंस कि आप हर सेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, उसका एक फ्रेमवर्क यहाँ पर सेट कर रहे हैं कि क्या उसकी प्लॉटिंग होगी, क्या उसका रेजोल्यूशन होगा, किस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं वो स्टोरी में काम करेंगे, उनके एक्शंस कैसे होंगे। तो ये क्या है, पूरा एक फ्रेमवर्क की बात आ रही है, और इसी के धीमे धीमे करके हम पूरी स्टोरी को क्या करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, व्हेन एन ऑथर राइट्स अ स्टोरी ही और शी बिगिंस विद द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो वो फ्रेमवर्क से स्टार्ट करता है कि बिगनिंग क्या है, और फिर सारी चीज़ों को एक के बाद एक लाइन टू लाइन यहाँ पर लगाता जाता है। ठीक है, तो वहाँ से उसका पता चलता है प्लॉटिंग के बारे में, सेटिंग्स के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में और पूरी थीम के बारे में। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं तो हम इसको पढ़ते हैं कि प्लॉटिंग क्या है। प्लॉटिंग क्या है, इट्स द मेन इवेंट ऑफ द स्टोरी, जो मेन इवेंट्स है स्टोरी को उसको यहाँ पर प्लॉटिंग कह रहे हैं। और जो भी यहाँ पे स्टार्टिंग की बात आती है, व्हेन डेवलपिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी एन ऑथर वांट्स टू टेल द इवेंट्स इन सम ऑर्डर। ठीक है, एक ऑर्डर में बताना चाहता है कि पहले क्या हुआ, फिर दूसरे नंबर पे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ये स्टार्टिंग भी हो सकती है, ये मिडिल पार्ट भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर फ्लैशबैक की बात हो सकती है, उसके थ्रू भी वो बता सकता है कि पूरा निष्कर्ष क्या है एक तरह से स्टोरी का, किस चीज़ पर उसकी थीम क्या है, किस चीज़ पर उसकी स्टोरी है बेस्ड है। नेक्स्ट कम सेटिंग। सेटिंग इज द टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी अकर्स, कैरेक्टर्स आर द पीपल इन द स्टोरी। तो सेटिंग क्या है, वो सारे टाइम है, वो मतलब आप कह लो एक शूट का टाइम कह लो कि उस समय वो स्टोरी हो रही है, वो हम कर रहे हैं और उस समय पर वो चल रही है, तो वो क्या है, सेटिंग्स हैं उस चीज़ की। फाइनली द थीम इज द मेन मैसेज एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी। तो थीम क्या है, पूरी स्टोरी की थीम की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो थीम से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मेन मैसेज जो ऑथर है वो अपनी राइटिंग में आपको मेन यहाँ पर स्टोरी के थ्रू क्या मैसेज देना चाहता है, वो आपको क्या सिखाना चाहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर शॉर्ट में पूरी यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी को कंक्लूड करें तो आपने मंकी एंड क्रोकोडाइल की स्टोरी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो अभी जाके हाल पढ़िएगा। ठीक है, जिसमें क्या है, मंकी और क्रोकोडाइल यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ के एक्शन यहाँ पर प्ले कर रहे हैं उस स्टोरी में। ठीक है, और जहाँ पर अगर हम इसमें प्लॉटिंग की बात करें तो मंकी एंड द क्रोकोडाइल में उसकी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो क्रोकोडाइल होता है वो डेली मंकी के पास आता है, एंड पहले तो वो फ्रेंड्स नहीं होते, बट क्या होता है जब धीमे धीमे क्या होता है कि उनके बीच में फ्रेंडशिप बढ़ जाती है। कैसे, कि जो मंकी होता है वो एक बहुत ही अच्छे फ्रूट के पेड़ पर बैठा होता है। ठीक है, अब वो क्या करता है कि क्रोकोडाइल को डेली वो फ्रूट्स खिलाता है, और धीमे धीमे उनकी फ्रेंडशिप क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो ये पार्ट है, पहले वो अननोन थे और फिर उनमें फ्रेंडशिप हुई, तो ये पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट उनकी फ्रेंडशिप का जो कनेक्शन हुआ यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या होता है कि क्रोकोडाइल एक बार मंकी को इनवाइट करता है अपने घर ले जाने के लिए। भले ही वो क्रोकोडाइल की ट्रिक होती है कि वो मंकी को खा लेगा, क्यों, क्योंकि वो ये सोचता है कि जो रोज़ इतने मीठे फल खाता होगा, इसका दिल, इसका हार्ट जो अंदर है वो कितना मीठा होगा, तो वो अगर हम खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, फलों से भी ज़्यादा मीठा होगा इसका हार्ट। ठीक है, तो इस तरह से वो ट्रिक करता है। तो ये क्या है, एक के बाद एक के बाद एक स्टोरी है, पहले वो अननोन थे, फिर वो फ्रेंड्स बने, देन उसके बाद वो उसको डिनर पे इनवाइट करता है। तो ये क्या है, यहाँ पर प्लॉटिंग है, ये एक स्ट्रक्चर की बात हो गई। नेक्स्ट थीम की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह है कि पूरा मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि बाद में जब वो उसको ट्रिक करता है तो मंकी क्या होता है, बहुत घबरा जाता है जब वो उसको अपने घर लेकर जा रहा होता है अपने पीठ पर बिठा के। और क्रोकोडाइल तो क्या है कि वो तैर सकता है, बट मंकी तो तैर नहीं सकता, तो वो क्या करता है, फिर उसको ट्रिक करता है। ठीक है, यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होती है कि वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके उसको फूल बनाता है कि उसको क्रोकोडाइल को, और वापस अपने घर पहुँच जाता है, अपने ट्री पर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, एक वाइज अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपनी एक मॉरल ऑफ द स्टोरी हो गई, या फिर आप इसको रेजोल्यूशन कह सकते हो।
ये होता है रेजोल्यूशन आपकी किसमें, स्टोरी में, जिसमें मॉरल यहाँ पर वो जो पोएट है, यहाँ पर पोएट नहीं जो ऑथर है, वो आपको क्या बताना चाह रहा है कि जो आप अपने फ्रेंड्स हैं वो वाइजली चूज़ करें, किसी को भी ऊपर आप जल्दी विश्वास ना करें, ठीक है, और प्रॉब्लम्स के टाइम पर भी आप अच्छी तरीके से इंटेलिजेंस का अपना यूज़ करके कैसे उस प्रॉब्लम से इंस्टेंटली बाहर निकल सकते हैं, ये भी पोएम में आपको बताया है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कम स्टोरी ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम। अब आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी पोएम्स पढ़ते हैं, उनको लिखने का तरीका अलग अलग होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, यहाँ पर जो उसकी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं पोएम की, वो स्टेंजा वाइज होती है। अब स्टेंजाज क्या होते हैं, जैसे कि अगर हमने पोएम लिखी, ठीक है, वो हमारी 8 लाइन की पोएम है, तो हो सकता है कि हम हर लाइन को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करें, तो पर लाइन को हम यहाँ पर स्टेंजा बोल रहे हैं, ठीक है, सिंगल लाइन को हम यहाँ पर स्टेंजा बोल रहे हैं। अब उसी को हम क्या कर सकते हैं, कॉपलेट्स में लिख सकते हैं। कॉपलेट्स कैसे हो सकता है कि एक लाइन लिखी प्लस हमने उसके नीचे दूसरी लाइन लिखी, तो 2 लाइन हो गई, 2 लाइन का यहाँ पर कॉम्बिनेशन को हम कॉपलेट कह रहे हैं, ठीक है, और ये 2 लाइन का क्या हो गया, उस पोएम का स्टेंजा हो गया। 2 लाइन में लिखे, अगर 8 लाइन की पोएम है तो 2 लाइन, फिर कॉमा, देन 2 लाइन, देन 2 लाइन, देन 2 लाइन, इस तरह से हम अपनी पोएम को क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं, जिसमें हमने कॉपलेट्स यूज़ करे हैं, 2 के स्टेंजा, 2 लाइन्स के स्टेंजा यहाँ पर हमने फॉर्म किए हैं। अब क्वाड्रेंट्स क्या होता है, वहीं जहाँ पर हम 4 लाइन्स का पूरा बनाते हैं, ठीक है, 4 लाइन्स में हम करते हैं 4 लाइन, देन आपने देखता होगा गैप है, देन अगेन 4 लाइन, देन फिर गैप होता है, ब्लैंक वर्स, देन फिर 4 लाइन, देन ब्लैंक वर्स, ठीक है, इस तरह से उसको क्वाड्रेंट्स कहते हैं, जहाँ हम 4 लाइन्स में अपनी बात को यहाँ पर पोएम को बना रहे होते हैं। अब होता है सेस्टेट्स। सेस्टेट्स में क्या होता है कि वो जो लाइनें होती हैं वो 8 का एक ग्रुप होती है, 8 लाइनों का ग्रुप को हम सेस्टेट्स कहते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फिर 6 लाइन आती हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग तरीके से फ्रेम करी जाती हैं पोएम्स। तो सेस्टेट्स में क्या होता है, ऑक्टेव बनता है 8 लाइनों का, देन उसके बाद 6 लाइन, फिर 8 लाइन, फिर 6 लाइन, इस तरह से क्या होता है, ये नैरेटिव पोएम्स आप लिख सकते हैं, लिरिकल लिख सकते हैं, ड्रामेटिक लिख सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर होता है पोएम को लिखने का। नेक्स्ट कम्स, अब स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम क्या होता है, सिंपली एक ऐसा वे होता है कि रीडर के सामने आप अपनी पोएम को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम, जिसमें क्या हो सकता है, लाइन लेंथ हो सकती है, स्टैंजा फॉर्मेट हो सकता है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे क्या ये सब कुछ वर्ड्स हैं, जो कि चीज़ें हैं जो कि यूज़ करी जाती हैं पोएम को इफेक्टिव बनाने के लिए। किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर हम क्यों करते हैं, जैसे कि वो आंखों को सूट करे, जो रीडर है उसको जब वो पढ़ रहा है तो उसको इतनी अच्छी लगे कि वो पढ़ता चला जाए, उसकी आंखों को वो चीज़ अच्छी लगे और उसको इंटरेस्ट आए पढ़ने में, ठीक है, बेसिकली इसी चीज़ को स्ट्रक्चर किया जाता है, किसी भी चीज़ को इसी वजह से स्ट्रक्चर किया जाता है उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन लेंथ क्या होती है, तो यहाँ पर लाइन लेंथ से वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जो आप लाइन लिख रहे हो पोएम में वो कितने वर्ड्स की लिख रहे हो, कितनी लेंदी लिख रहे हो, कितनी शॉर्ट लिख रहे हो। जब आपने देखा है कि जो लाइन होती है अगर वो शॉर्ट होती है तो हम जल्दी पढ़ लेते हैं, विद इमोशंस पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर वो क्या होता है, सेंटेंस हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा है तो हम बिल्कुल पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं और उसको कंक्लूड नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो छोटी लाइन होती है उसको हम तुरंत ही पढ़ के हाल कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या उसमें इमोशन वो प्रेजेंट करा है और क्या हमको समझ में आया। लेंदी लाइन में क्या होता है, हो सकता है हमें उसको दोबारा पढ़ना पड़ जाए, तो वहाँ पर एक इमोशंस में ब्रेक होता है, ठीक है, कि आपको वापस से जाना पड़ रहा है, फिर से पढ़ना पड़ रहा है, तो वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। जैसे आपको कोई जोक है, किसी ने आपको कोई जोक सुनाया तो एक बार तो आपको अच्छे से हंसी आएगी, लेकिन अगर वो कोई दूसरी बार रिपीट करता है तो आपको क्या होगा, वो इमोशंस आप अच्छी तरह से उस लेवल पर एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे जितना आपने पहली बार में किया था। तो यहाँ पर वही बात है कि लाइन लेंथ में क्या होता है, इट शोज द रीडर हाउ इट शुड बी रेड। Short lines are usually read faster with more emotion. Longer lines slow down the pace of a poem. Choosing appropriate line breaks give a reader a chance to take a natural breath. और यहाँ पर क्या होता है कि हम ब्रेथ भी ले सकते हैं, कैसे, जो हमारी सांस है वो भी हम अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं, जिसको हम बेसिकली रीडिंग करते हैं। यहाँ पर रीडिंग स्किल हमारी टेस्ट आप कर सकते हैं कि शॉर्ट लाइन्स में आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक होता है, ब्रेक के बाद आप पॉज करते हैं, देन नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, लेकिन लेंदी लाइन है तो आप उसको पढ़ते ही चले जा रहे हैं, ठीक है, आपका गला सूख जाता है। तो ये सब भी चीज़ें हैं जो कि चीज़ों को ध्यान दिया जाता है जिससे कि अट्रैक्टिव रीडिंग लगे। नेक्स्ट कम स्टेंजाज। स्टेंजाज का मतलब होता है सीधी सी बात, लाइन्स की ग्रुपिंग करना, ठीक है, कि 2 लाइन की ग्रुपिंग करी, कि 4 लाइन की करी, कि 8 लाइन की करी, बेसिकली इसको ही हम स्टेंजा कहते हैं। दे कंटेन अ सेंट्रल आइडिया,
ठीक है। सेंट्रल आइडिया का मतलब उस पर्टिकुलर 2 लाइन में अगर आप 2 का पेयर बना रहे हैं तो उस 2 लाइन में कुछ एक कंक्लूजन निकलेगा कि पहली 2 लाइनों में कुछ पता चलेगा कि यहाँ पर किस बारे में बात हुई। वो 2 लाइन पूरी चीज़ को कंक्लूड करेगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि वो 2 लाइनें अपने आप में कंप्लीट हो रही हैं। हैविंग मल्टीपल स्टेंजास गिव रीडर अ चांस टू फोकस ऑन मल्टीपल आइडियाज, ठीक है। तो जो मल्टीपल स्टेंजास है मतलब बहुत सारे स्टेंजास हैं, तो यहाँ पर आपको उस पोएम का बेसिक आइडिया मिलता है कि वहाँ पर क्या लिखा रहेगा। थिंक अबाउट अ पेज विद राइटिंग, इट इज़ मोर मैनेजेबल टू रीड इट। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको खुद में बताइए कि अगर कोई कॉन्टिन्यूस वे में पैराग्राफ्स लिखे जा रहे हैं तो आपको वो बोरिंग लगेगा, या फिर कुछ अगर ब्रेक्स आ रहे हैं बीच में तो आपको वो बेहतर लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसी एग्जाम में भी जो सजेशन यहाँ पर दिया जाता है क्या कि आप पैराग्राफ्स में बिल्कुल मत लिखते चले आएँ। यहाँ पर आप क्या करें, उसको हेडिंग्स में तोड़ें, उसको पॉइंट्स में तोड़ें। क्यों? जिससे जो रीडर है उसके लिए वो इफेक्टिव रहे रीडिंग करना, यहाँ पर उसके लिए बोरिंग सा ना लगे कि वो आप एकदम पैराग्राफ्स ही लिख दें तो वो बिल्कुल पढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस वजह से ही वहाँ पर क्या आपकी राइटिंग बेहतर करने के लिए, जिससे कि जो रीडर है उस पर एक अच्छा असर पड़े और वो अच्छे से उस चीज़ को यहाँ पर देख पाए और उसको समझ पाए, ऐसा तो लिखना चाहिए हमको। द सेम वर्क्स विद पोइट्री। नेक्स्ट हम कंसिस्टेंसी। तो नेक्स्ट हम कंसिस्टेंसी, जहाँ पर क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बना होता है थ्रू आउट पोएम, आपने जिसको हम लय कहते हैं अगर आप हिंदी में समझाएं तो, कि उसका एक स्टेंजा बना होता है और वहाँ पर रिपीटेड टर्म्स यूज़ करे जाते हैं, जिससे कि आपको पता लगता है कि ये यहाँ पर उसका कंप्लीट वर्जन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गई कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट यहाँ पर हम स्ट्रक्चर एंड पोएट्री की बात करते हैं, जहाँ पर उसमें जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि स्टेंजास की बात करी, यहाँ पर सीरीज ऑफ लाइन होती हैं जो कि ग्रुप्ड होती हैं आपस में, जैसे कि कपलेट 2 लाइन होता है, क्वाड्रेंस 4 लाइन होता है, सिंक्वेंट 5 लाइन होता है, सेट यहाँ पर 6 लाइन, और वहाँ पर 8 लाइन का यहाँ पर ऑक्टेन बनता है। तो ये हो गया स्टेंजास, तो ये आपको पढ़ना है यहाँ पर। नेक्स्ट कम फॉर्म। फॉर्म का मतलब कि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, उसका फॉर्म और स्टाइल होता है जहाँ पर स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइन्स नहीं भी होती हैं। हो सकता है कि कहीं पे 1 का कपलिंग हो, कहीं पर 2 का हो, बट वहाँ पर वो एक अपना ही थीम बनाती है, तो उसको हम यहाँ पर फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पर 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पोएम्स आती हैं, जिसमें होती है लायर पोएट्री, जिसमें हम क्या करते हैं, जो पोएट होता है वो क्या एक्सप्रेस करता है, अपनी स्ट्रॉन्ग जो थॉट्स और फीलिंग्स है वो यहाँ पर बताता है, ठीक है। नेक्स्ट कम नैरेटिव पोएम, जहाँ पर हम उसको डिटेल में बताते हैं चीज़ों को, एक एक चीज़ को यहाँ पर हम डिटेल्ड वर्जन में, जैसे हम स्टोरी में बताते हैं वैसे ही हम यहाँ पर पोएम में भी उसको नरेट करते हैं। नेक्स्ट कम डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है कि जो मेन यहाँ पर जो एक्ट कर रहा है उसमें जो भी मेन यहाँ पर कैरेक्टर है या फिर जिसके बारे में अभी बात हो रही है, जो स्पीकर है, वो उसका पूरा मेन फोकस किया जाता है, वो सेंट्रल पार्ट होता है और उससे रिलेटेड ही यहाँ पर सारा डिस्क्रिप्शन चलता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव हो गई, यहाँ पर इमेजिनरी बात होती है और ज़्यादा उसी के इमोशंस के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी और सब टाइप्स आते हैं। ओडी। तो यहाँ पर ओडी क्या होता है कि ये मॉडरेट लेंथ की पोएम होती है जिसमें बहुत सीरियस किसी टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कम एलेजी। एलेजी वो पोएम होती है जब किसी का डेथ हो जाती है, तब हम वहाँ पर गाते हैं, दुख में गाते हैं, ठीक है। सोनेट क्या होता है कि एक पोएम होती है जो कि सिर्फ 14 लाइन की होती है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि 14 लाइन की पोएम को क्या कहते हैं, तो हम उसको सोनेट कहते हैं। बैलेड क्या होता है कि हम इसको म्यूजिकली रिदम में गाते हैं, ठीक है। कुछ पोएम्स होती है, जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, ठीक है। तो ये वाली क्या है, बैलेड है, ठीक है। ये म्यूजिकल रिदम में यहाँ पर चल रही है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर एपिक। एपिक क्या होती है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, ठीक है। महाभारत का एक एपिक है, लॉन्गेस्ट एपिक है दुनिया का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक नैरेटिव ये पोएम के स्टाइल में उसको लिखा गया है। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे। ऐसे आपको पता है हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, हमारे एग्जाम में हमेशा ऐसे लिखने को आते हैं। तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ऐसे का, पहले हम किसी भी चीज़ का जो हमारा बेसिक टॉपिक है उसका क्या करते हैं, हम इंट्रोडक्शन करते हैं। जैसे पॉल्यूशन के बारे में हो गया, ठीक है, या फिर एनवायरनमेंट के बारे में लिखना है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट क्या चीज़ है, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो इस तरह से पहले हम उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे, देन जो बेसिक चीज़ हम उसके बारे में उसको बॉडी देंगे उसकी, कि हम पूरे एनवायरनमेंट के बारे में क्या क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पर। या फिर हम पॉल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं तो वैसे हम उसके टाइप्स बताएंगे यहाँ पर, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इस तरह से बताएंगे, है, ठीक है। फिर हम अपने जो भी थॉट्स एक्सप्रेस करना चाहें कि हमको पॉल्यूशन रोकना चाहिए, उसके क्या कॉजेज हैं, क्या प्रिवेंशन हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात। नेक्स्ट कम्स, तो ये होगा इंट्रोडक्शन, फिर हो गई बॉडी, फिर हम उसको कंक्लूड करते हैं कि पॉल्यूशन में क्या है कि हमको ऐसा ऐसा हुआ है, अब हमको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, ठीक है। ये पेड़ पौधों के लिए भी हार्मफुल है,
तो ये हो गया उस चीज़ का कंक्लूजन। तो ये हो गया बेसिक ऐसे का स्ट्रक्चर, जहाँ पर हम चालू कैसे करते हैं, क्लियर इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। नेक्स्ट हम लॉजिकली स्ट्रक्चर बॉडी बनाते हैं विद सपोर्टिंग एविडेंसेस फ्रॉम एकेडमिक सोर्सेज के यहाँ पर हम उसकी बॉडी क्रिएट करते हैं कि मतलब आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं या उसका क्या डेटा क्या एविडेंसेस निकल के आ रहे हैं, उनको यहाँ पर ऐड करते हैं और फिर लास्ट में क्या करते हैं, अपने थॉट्स को इन डेटा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, समराइज करते हैं कि ये सब चीज़ें अब हो गई, अब हमारे क्या थॉट्स हैं इस पर और हम एज अ इंडिविजुअल एज अ पर्सन इस टॉपिक पर क्या कर सकते हैं इसके सुधार के लिए। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। तो ये क्या है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हर जगह फॉलो किया जाता है, इसी तरह से ऐसे को लिखा जाता है, क्योंकि इस तरह से ऐसे लिखने में क्या होता है कि काफ़ी हमारे आइडियाज़ को सपोर्ट करता है और जो पढ़ने वाला होता है उसके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव तरीके से वर्क करता है और ये काफ़ी क्लियर हम अपनी जो भी आइडियाज़ है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन यहाँ पर हम कर रहे हैं उसका कंक्लूजन। ये हो गई बात, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, बॉडी एंड यहाँ पर उसका जो कंक्लूजन, मतलब हम उसको समराइज कर रहे हैं यहाँ पर टोटल अब पूरी बात को। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ऐसे पैराग्राफ्स, जहाँ पर हम ऐसे लिखते टाइम एक पैराग्राफ में अपने आइडिया को रिलेट कर रहे हैं, कैसे कि टॉपिक सेंटेंस को लेकर के मेन हमारा जो कंट्रोलिंग आइडिया है वो क्या है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस उस मेन आइडिया को, जो सेंटेंसेस सपोर्ट कर रहे हैं, जो आइडियाज़ यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर सपोर्टिंग सेंटेंसेस कह रहे हैं। अब उसका एविडेंस हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं कि जो हम चीज़ लिख रहे हैं वो यहाँ पर हुई है या फिर सच में हुई है या घटित हुई है, या फिर हम जो टॉपिक है उसको कैसे बता रहे हैं कि ये चीज़ सच है। ठीक है, तो वहाँ पर हम उसके एविडेंसेस यहाँ पर लिख रहे हैं, फिर उसको हम एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ पर उसकी एनालिसिस क्या है, क्या उसमें सही है, क्या उसमें गलत है, क्या हम कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कम द कंक्लूडिंग सेंटेंस के सारी चीज़ें हो गई, सारा डेटा हो गया, सारा एविडेंस हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम एज अ इंडिविजुअल उसके बारे में क्या सोचते हैं और हमारा क्या योगदान हो सकता है उस चीज़ में लेकर, हमारे व्यू पॉइंट क्या है, नेगेटिव है या उसके हम अगेंस्ट हैं या फॉर में है। तो ये हो गया पूरा यहाँ पर ऐसे पैराग्राफ के बारे में। अब इफेक्टिव ऐसे कैसे लिखें इसको हम देखते हैं। अब ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में भी काम आ सकते हैं, क्योंकि अगर हमको कभी ऐसे राइटिंग आ जाए तो आप ये पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं कि आप ऐसे को हमेशा पहले लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे टीचर भी सजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको फ्रेश आइडियाज़ चाहिए होते हैं। जब हमारा माइंड फ्रेश होता है तब हम कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर सोच पाते हैं। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है कि आप सबसे पहले ऐसे को अटेम्प्ट करें, जिससे कि जो आपके आइडियाज़ हैं वो आप हाल ही उस पर लिख पाएँ। नेक्स्ट कम कीप द ऐसे क्वेश्चन इन माइंड। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने टॉपिक से भटक जाते हैं। ठीक है, तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि आपका जो मेन टॉपिक है उसको आप ध्यान में रखें और उसी के इर्द गिर्द ही जो अपनी राइटिंग है उसको कंटिन्यू करें। डोंट ट्राई टू राइट एन ऐसे फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, स्पेशली नॉट इन अ सिंगल सिटिंग। तो ये तो गाइस तब है जब आप एक प्रोफेशनली ऐसे राइटर हैं। ठीक है, कि आपको एक बार में नहीं लिख देना है, आपको अपनी राइटिंग्स को 1 महीने 2 महीने या फिर जितना टाइम आप ले पाएँ, ये एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ये प्रोफेशनल राइटिंग के लिए, कि आप बार बार आपको अच्छे आइडियाज़ आएंगे। एक बार के बाद क्या होता है, आपका माइंड थोड़ी देर के लिए काम करना बंद करता है, जब आपको नए आइडियाज़ आना ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि आपको एक टाइम बनाते रहना है जहाँ पर आपको अच्छे आइडियाज़ आए वो आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपने ऐसे पर। नेक्स्ट हम राइट द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आफ्टर द बॉडी। तो ये तो हमको करना ही होता है। यूज साइन पॉट्स वर्ड्स इन योर राइटिंग। ट्रांजिशन सिग्नल्स कैन हेल्प द रीडर फॉलो द ऑर्डर एंड फ्लो ऑफ योर आइडियाज़। तो ये वर्ड्स क्या होते हैं कि जो आपके 2 सेंटेंसेस हैं या फिर आपके कोई भी 2 आइडियाज़ हैं उनको कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिससे कि आपका जो फ्लो है रीडिंग का, जो भी रीडर है उसकी रीडिंग का, और जो आपको आइडियाज़ आप बताना चाहते हैं उसका एक फ्लो बना रहे। नेक्स्ट कम यहाँ पर इंटीग्रेट योर एविडेंसेस केयरफुली, जहाँ पर आपको अपने एविडेंस को अच्छे से लिखना है, अच्छे से कलेक्ट करना है और सही जगह पर लिखने हैं, कि जहाँ पर उनकी सच में ज़रूरत है, कि अब जो रीडर का दिमाग है वो ये कहेगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो जस्ट उसके बाद उसको वो एविडेंसेस की चीज़ें पता लग जाए, जहाँ पर वो सेटिस्फाई हो जाए उस चीज़ को रीड करके। रिवाइज योर फर्स्ट ड्राफ्ट एक्सटेंसिवली। तो यहाँ पर ये प्रोफेशनल ऐसे राइटिंग्स के लिए है कि जहाँ पर आप अपना जो ड्राफ्ट है उसको अच्छे से एक बार हमको रिवाइज करना है, देखना है कि सारी चीज़ें प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर में लगी हैं या नहीं। और फिर आप अपनी राइटिंग के बाद एक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक ब्रेक ले सकते हैं, देन फिर उसके बाद उसको रीचेक कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपके कोई भी मिस्टेक्स हुई हैं तो आप उसको रीचेक या री एडिट यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ एसेस के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। फर्स्ट इज एनालिटिकल एसे।
जहाँ पर वर्ड से समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम चीज़ों की एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और एनालिसिस कैसे करते हैं हम चीज़ों को पार्ट्स में ब्रेक करके, तभी हम उस पर अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं। हर पार्ट को जब ब्रेक हम करते हैं तो उस पर पर्टिकुलर पार्ट पे अलग अलग करके हम स्टडी करते हैं, जिससे कि क्या हो, इफेक्टिव स्टडी हो हमारी। ठीक है, तो ये हो गया एनालिटिकल। यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है आर्ग्यूमेंटेटिव। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है किसी बात पर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स का मतलब हो गया यहाँ पे आप किसी फॉर के बारे में बात कर रहे हैं या अगेंस्ट के बारे में बात करते हैं, एक तरह के ऐसे भी होते हैं। नेक्स्ट कम इंटरप्रेटेटिव, जहाँ पर क्या होता है कि आपको कोई डेटा दे दिया जाता है, कोई केस स्टडी दे दी जाती है, या फिर एक आपको सिंपल एक पिक्चर देखने को मिल गई। ठीक है, अब आपको एक पिक्चर दिखा दी, अब उस पर आपसे बोला गया कि आप ऐसे लिखो, तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि आपकी नॉलेज को यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप सिर्फ उस पिक्चर को देखकर आपके क्या आइडियाज आते हैं, क्या थॉट्स आते हैं। अगर हम 10 लोगों को वो पिक्चर दिखाएं तो 10 लोगों के अपने अलग थॉट्स आएंगे उस ऐसे में। ये तो ये हो गया इंटरप्रेटिव ऐसे। नेक्स्ट कम कंपैरेटिव ऐसे, जहाँ पर हम दो टॉपिक्स में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, दो टॉपिक्स में हम उन दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, प्लस यहाँ पर उनको कंपेयर करें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं, क्या क्या चीज़ों का डिफरेंस है। तो ये हो गया हमारे कंपैरेटिव ऐसे। ये सिर्फ नाम से ही आप देख के समझ सकते हैं एंड इनके बारे में आप लिख सकते हैं। प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन ऐसे, जहाँ पर क्या हो गया कि आप किसी एक प्रॉब्लम, एक सेंटेंस आपको दे दिया गया कि जो पोल्यूशन है वो आज की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो ये क्या है, आपके प्रॉब्लमेटिक एक आपको क्वेश्चन दे दिया। अब इसका आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि आप कहोगे कि यस, जो पोल्यूशन है वो इस तरह की एक मेजर प्रॉब्लम है पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड की, अब इसको हम कैसे सही करें। ठीक है, क्या आपके आइडियाज है, क्या इसका सोल्यूशन आपके हिसाब से क्या हो सकता है। तो ये हो गया प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशंस ऐसे। नेक्स्ट हम कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, जहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉज एंड इफेक्ट कि कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर आपको पता है उसके कॉज का मतलब कि आप क्या क्या चीज़ उसमें होगी और क्या चीज़ होने के बाद उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम अगर यहाँ पर ओबेसिटी की बात करते हैं कि अगर आपको पता है कि आपने बहुत सारा खाना खा लिया, तो ये क्या है, उसका एक कॉज है। ठीक है, आपका जो स्टेटमेंट है, जो भी आपने एक्शन यहाँ पर किया, उसका एक कॉज है कि आपने बहुत सारा खाना खा लिया। अब उसका आपको इफेक्ट यहाँ पर पता है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फैटी हो जाएं, या फिर आपको कुछ स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाएं, स्टमक पेन्स हो जाएं। तो ये कॉज एंड इफेक्ट ऐसे इसकी बात यहाँ पर हो रही है कि आपको कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट दे दिया या कुछ भी दे दिया, तो आपको पता है उसका कॉज कि क्या चीज़ हुई, क्यों हुई, और उसके होने के बाद उसका जो इफेक्ट है वो क्या पड़ा। तो ये हो गया कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये गाइस समझ में आ गया होगा। कल आपका एग्जाम है तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। होपफुली अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छा रहेगा, आप इसको आराम से लिख पाएंगे। एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लें, जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप हमको वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसको लाइक करके ज़रूर जाएं एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ बेल बटन ज़रूर हिट कर देना, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं जैसे ही यहाँ पर वीडियोस अपलोड होती जाएं। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कल के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।